रफ्तार एक ऐसा पैमाना जिसे ध्यान में रखकर हर यात्री रेलगाड़ी और इंजन को बनाया जाता है। एक ऐसा पैमाना जिसे ध्यान में रखकर यातायात की आधुनिकता को परखा जाता है। हमारे भारतीय रेलवे के इतिहास में भी रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयोग किए गए और आज की चर्चा में हम उन्हीं प्रयोगों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा को। जब रेलवे अपने शुरुआती दिनों में थी तब रेलगाड़ियों की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, जो कि उस समय के अनुसार पर्याप्त थी। लेकिन जैसे जैसे रेलवे का विस्तार होने लगा वैसे वैसे रेलवे के मुखियाओं के मन में एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी पहुंचने की लालच भी बढ़ने लगी और इसी लालच के चलते उन्होंने रेलगाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने के विकल्पों की खोज शुरू कर दी। उस दौर में रेलगाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने का सबसे आसान उपाय था लोकोमोटिव और डिब्बों के आकार को बढ़ा देना। बड़े आकार के लोकोमोटिव ज्यादा भाप और प्रेशर बनाने में सक्षम थे और यही ज्यादा प्रेशर की भाप भारी से भारी वजन को एक अच्छी खासी रफ्तार पर खींचने में सक्षम थी और इसी के साथ बड़े रेल डिब्बों में ज्यादा सामान और ज्यादा यात्री भी आसानी से आ सकते थे। और इन्हीं कुछ बिंदुओं के चलते अब रेलवे में बड़े आकार की रेलगाड़ियां नजर आने लगी। इन बड़ी रेलगाड़ियों से पूर्वानुमान के अनुसार रेलगाड़ियों की रफ्तार निश्चित रूप से बढ़ी और अब रेलगाड़ियां अपनी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा तुरंत तैयार मिलती है। ऐसा ही कुछ रेलवे के साथ भी था और अब ये 50 से 60 किलोमीटर की गति भी रेलवे के लिए पर्याप्त नहीं थी। ज्यादा रफ्तार की चाह में रेलवे ने और विकल्पों को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसका समाधान उन्हें पहियों के आकार के रूप में मिला। इंजीनियरों ने ये पाया कि छोटे आकार के पहिए काफी शक्तिशाली होते हैं, जो कि भारी से भारी वजन को आसानी से खींच सकते हैं। वहीं अगर पहियों के आकार को बढ़ा दिया जाए तो ये ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं रहेंगे, लेकिन इनके घूमने की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसके चलते रेलगाड़ी ज्यादा तेज रफ्तार पर चल सकती है। इस खोज के बाद आने वाले सभी भाप इंजन जैसे बैसा, IRS, वॉर डिपार्टमेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस डिजाइन के लोकोमोटिव्स के पहियों में हमें यही नियम लागू होता दिखा और अब मालगाड़ियों के इंजनों के पहिए छोटे और यात्री गाड़ियों के इंजनों के पहिए बड़े आकार में बनाए जाने लगे। अगर आप रेलवे के पहियों के इतिहास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। बात करें अगर भारतीय रेलवे के सबसे बड़े पहिए वाले लोकोमोटिव की तो ये थे AP और EM क्लास के लोकोमोटिव्स, जिनके पहियों का डायामीटर 7 फुट का था। इस छोटे से परिवर्तन का असर साफ तौर पर देखा गया और अब भारत की रेलगाड़ियां 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ने लगी। इस परिवर्तन के बाद फ्रंटियर मेल भारतीय रेलवे की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन बन गई। अब रेलवे आगे बढ़ती है और इससे भी ज्यादा रफ्तार को पाने की कोशिश में लग जाती है और इसी कोशिश में इंजीनियरों ने रफ्तार बढ़ाने के सबसे मुख्य रहस्य को जान लिया, जिसका प्रयोग वर्तमान समय में भी किया जाता है और ये है वायुगतिकीय यानी कि एरोडायनेमिक्स। जब कोई लोकोमोटिव चलता है तो उसके आगे हवा का दबाव बनता है। इस दबाव के कारण लोकोमोटिव की गति धीमी हो जाती है और उसे काफी जोर लगाना पड़ता है, जिसके चलते ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। इस समस्या से बचने के लिए लोकोमोटिव्स को स्ट्रीमलाइन डिजाइन पर बनाया जाने लगा, जिसके अंतर्गत लोकोमोटिव की आकृति को बदला जाता था, जिससे ये आसानी से हवा को काटते हुए चल सकता था। इससे न केवल रफ्तार बढ़ती है बल्कि ईंधन की खपत भी कम होती है। वायुगतिकीय के नियम जानने के बाद पूरी दुनिया में स्ट्रीमलाइन इंजन बनाने की होड़ लग गई और सभी देश अपने खुद के डिजाइन बनाने लगे। इस लहर का असर भारत पर भी पड़ा और भारत में भी स्ट्रीमलाइन डिजाइन के भाप इंजन देखे गए। भारत के पहले स्ट्रीमलाइन इंजन के बारे में जानकर आपको थोड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि ये चलाया गया था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के ट्रैक्स पर। साल 1942 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के B क्लास के लोको नंबर 28 को स्ट्रीमलाइन लोकोमोटिव में बदल दिया गया। बात करें अगर इसके विवरण की तो B क्लास के लोकोमोटिव के फ्रेम को 3 फुट लंबा किया गया और इसके कोयले के बंकर को हटाकर इसके पीछे एक टेंडर को लगा दिया गया, जिससे B क्लास का टैंक इंजन अब एक टेंडर लोकोमोटिव बन चुका था। इसके बाद इस लोकोमोटिव को स्ट्रीमलाइन आवरण से ढक दिया गया। हालांकि इस लोकोमोटिव को बनाने के पीछे की वजह समझना तो मुश्किल है, क्योंकि नैरो गेज के पहाड़ी घुमावदार रास्तों पर रफ्तार की कल्पना तक करना असंभव है। संभवतः ऐसा हो सकता है कि इस लोकोमोटिव को आधुनिक दिखाने के लिए इसे ऐसा बनाया गया हो, लेकिन इस लोकोमोटिव को चलाना काफी मुश्किल था, जिसके चलते इसे केवल 2 वर्षों में ही ट्रैक से हटा दिया गया।
हमारे देश का दूसरा स्ट्रीमलाइन लोकोमोटिव बनाया गया था साल 1947 में, जब रेलवे ने भविष्य की झांकी सिल्वर एरो को पटरियों पर उतारा। इस ट्रेन में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया था और कई सारे आधुनिक आयामों को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। बात करें अगर लोकोमोटिव की, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के WL क्लास के लोकोमोटिव को एल्यूमिनियम के कवच से ढककर स्ट्रीमलाइन लुक दिया गया था और इस लोकोमोटिव का नाम रखा गया था न्यू इंडिया, जो कि देखने में काफी आकर्षक लगता था। अगर आप इस नायाब रेलगाड़ी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं भारत के तीसरे स्ट्रीमलाइन भाप इंजन के बारे में। तो ये था WP क्लास का लोकोमोटिव। साल 1947 में इस लोकोमोटिव को अमेरिका से आयात किया गया था। इस लोकोमोटिव की बॉडी तो स्ट्रीमलाइन थी ही, लेकिन इसी के साथ इसके पहिए भी डिस्क डिजाइन पर बनाए गए थे, जो कि पहियों पर पड़ने वाले हवा के दबाव को रोकता था और इंजन को एक स्थिरता भी प्रदान करता था। WP क्लास का लोकोमोटिव काफी सफल साबित हुआ और ये भारतीय रेलवेज का अब तक का सबसे तेज भाप इंजन भी बन गया, जिसने परीक्षण के दौरान 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली थी। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसे केवल 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने की अनुमति दी गई थी। इस लोकोमोटिव द्वारा खींची जाने वाली अब तक की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन थी ताज एक्सप्रेस और इसी के साथ इस लोकोमोटिव ने भारतीय रेलवेज की रफ्तार का नया इतिहास रच दिया। लेकिन यह रचा गया इतिहास भी जल्दी इतिहास बनने वाला था, क्योंकि अब भारतीय रेलवेज भाप इंजनों से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और आधुनिक डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों को अपनाने की राह पर चल पड़ी। हालांकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन तो भारत में ब्रिटिश काल से ही मौजूद था, लेकिन ये लोकोमोटिव WP क्लास के लोकोमोटिव से धीमे थे और अब रेलवे इससे भी तेज विकल्प की खोज में थी। भाप इंजनों में रफ्तार का रहस्य जानने के लिए आपको अपने रसोई घर में रखे प्रेशर कुकर से प्रेरणा लेनी होगी। जिस तरह कुकर को अगर पानी से भरकर धीमी आंच पर रखा जाए तो प्रेशर काफी कम बनता है, लेकिन अगर इस आंच को तेज कर दिया जाए तो प्रेशर काफी तेजी से बनता है। ऐसा ही कुछ भाप इंजन में भी होता है। जब इंजन की रफ्तार बढ़ानी होती है तो बॉयलर के प्रेशर को बढ़ाना भी जरूरी होता है। इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए भट्टी की आंच को तेज किया जाता है और इस आंच को तेज रखने के लिए फायरमैन को लगातार भट्टी में कोयला झोंकना पड़ता है। कोई भी मनुष्य लगातार भट्टी में कोयला नहीं झोंक सकता और इसी कारण से भाप इंजन एक उचित रफ्तार को लगातार मेंटेन रखने में सक्षम नहीं थे। वहीं बात करें डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन की, तो इसमें सारा दारोमदार मशीन का होता है और मनुष्य का काम केवल इन्हें कंट्रोल करना ही होता है। डीजल लोकोमोटिव में जहां डीजल इंजन द्वारा बिजली पैदा करके पहियों में लगी ट्रैक्शन मोटर को पावर दी जाती है, तो वहीं इलेक्ट्रिक इंजन में ट्रैक के ऊपर लगी तारों से बिजली लेकर ट्रैक्शन मोटर को चलाया जाता है। दोनों ही तकनीकों में पहियों की ट्रैक्शन मोटर को लगातार बिजली की आपूर्ति होती रहती है और इसी कारण से डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगातार एक ही रफ्तार पर आसानी से चल सकते हैं। इसी आधुनिक तकनीक ने 1960 के दशक में अमेरिका से आए 2 डीजल लोकोमोटिव के रूप में भारतीय रेलवेज में कदम रखा, जिन्होंने रफ्तार की क्रांति ला दी। एक था अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी यानी कि एल्को का WDM-2 और दूसरा था जनरल मोटर्स इलेक्ट्रोमोटिव डीजल यानी GM EMD का WDM-4। इन दोनों इंजनों के आने के बाद से भारत की मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाने लगा। लेकिन ये तो केवल झलक मात्र थी, क्योंकि आने वाले समय में ये दोनों इंजन अपनी वास्तविक रफ्तार रेलवे को दिखाने वाले थे और वो समय आया साल 1969 में, जब हावड़ा से दिल्ली के बीच भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस को शुरू किया गया, जिसे EMD के WDM-4 लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाना था। बात करें अगर ट्रेन की, तो इसकी बोगी में कॉइल सस्पेंशन का प्रयोग किया गया था और पुरानी रेलगाड़ियों में बिजली बनाने के लिए अल्टरनेटर और बैटरी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें अल्टरनेटर पहियों के साथ घूमकर बिजली पैदा करके उसे बैटरी में स्टोर करता था, जिससे पूरे कोच में बिजली की आपूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन अल्टरनेटर और बैटरी का ये सेटअप डिब्बे को काफी भारी बना देता था और ट्रेन को पहियों के साथ साथ अल्टरनेटर को भी घुमाना पड़ता था। इन सभी कारणों के चलते लोकोमोटिव को ट्रेन खींचने के लिए काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता था और रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार पर नहीं दौड़ पाती थी। लेकिन वहीं राजधानी एक्सप्रेस में अल्टरनेटर और बैटरी के स्थान पर जनरेटर कार का प्रयोग किया गया था, जिस कारण से रेलगाड़ी का भार कम हुआ और अब लोकोमोटिव अपनी पूरी क्षमता से रेलगाड़ी को खींच सकता था। और इसके अलावा चूंकि ये ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित थी, इसमें हवा का दबाव भी कम लगता था और इन सभी आधुनिक बदलावों का असर साफ तौर पर देखा गया और राजधानी एक्सप्रेस अपने इनॉग्रल रन वाले दिन ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पड़ी। कुछ समय बाद इसकी रफ्तार को बढ़ाया गया और अब हावड़ा राजधानी WDM-4 लोकोमोटिव के साथ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू गई, जिसने भारतीय रेलवेज में रफ्तार का नया रिकॉर्ड बना दिया।
इसी दौर में भारत की पुरानी प्रतिष्ठित रेलगाड़ियां जैसे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, फ्रंटियर मेल और बॉम्बे हावड़ा मेल को WDM-2 लोकोमोटिव की सौगात दे दी गई, जो इसे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर खींचता था। साल 1972 में देश की दूसरी राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली के बीच चलाई गई, जहां WDM-2 लोकोमोटिव की वास्तविक रफ्तार निकल कर आई। इस लोकोमोटिव ने बॉम्बे राजधानी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर खींचा और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस अब भारत की सबसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी बन चुकी थी। अब रेलवे को WDM-2 और WDM-4 लोकोमोटिव के बीच तुलना करनी थी, जिसमें WDM-4 लोकोमोटिव साफ तौर पर विजेता साबित हुआ। लेकिन इस लोकोमोटिव को बनाने वाली कंपनी यानी कि EMD ने अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने में साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं दूसरी कंपनी यानी कि एल्को WDM-2 लोकोमोटिव की टेक्नोलॉजी भारत को देने में राजी हो गई और अब भारत में ही WDM-2 लोकोमोटिव बनाए जाने लगे। ब्रॉडगेज के ट्रैक्स पर WDM-2 और मीटर गेज के ट्रैक्स पर YDM-4 लोकोमोटिव एल्को के सबसे भरोसेमंद लोकोमोटिव साबित हुए। और तो और YDM-4 लोकोमोटिव ने ये साबित भी कर दिया कि मीटर गेज ट्रेन भी काफी तेज रफ्तार से चल सकती है। ब्रॉडगेज पर राजधानी एक्सप्रेस और मीटर गेज पर पिंक सिटी एक्सप्रेस भारतीय रेलवेज की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन हुआ करती थी। समय अब आगे की ओर बढ़ रहा था और रेलवे अब अपनी रेलगाड़ियों की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती थी और अब रेलवे की रुचि इलेक्ट्रिक इंजनों की ओर बढ़ रही थी। हालांकि भारत में इलेक्ट्रिक इंजन तो पहले से मौजूद थे, लेकिन रफ्तार के मामले में ये काफी पीछे थे। उन दिनों नई आई WAM सीरीज के लोकोमोटिव, जिन्हें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर टेस्ट किया गया था, उन्हें भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और अब रेलवे ने इन्हीं पुराने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को मॉडिफाई करके उन्हें बेहतर बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने भारतीय रेलवे के बूढ़े साधु कहे जाने वाले WAM-4 लोकोमोटिव का चयन किया और इसकी बोगी को बदलकर इसमें WDM-4 लोकोमोटिव की फ्लेक्सिकॉइल मार्क 1 बोगी को लगा दिया गया। इसी के साथ इसकी ट्रैक्शन मोटर को 2 सीरीज और 3 पैरेलल के सेट में लगाया गया और इसके गियर रेशो को भी बदला गया। लोकोमोटिव के पहियों और ट्रैक्शन मोटर में गियर की जोड़ी लगी होती है और इन गियर के ही कारण ट्रैक्शन मोटर पहियों को घुमा पाती है। इन गियरों के ऊपर लगे दांतों की संख्या के अनुपात को ही गियर रेशो कहा जाता है, जिसके कारण लोकोमोटिव की शक्ति व रफ्तार का निर्णय होता है। इस नए लोकोमोटिव का गियर रेशो था 58:21 और इसे एक स्ट्रीमलाइन ढांचे से ढक दिया गया था और ये लोकोमोटिव कहलाया WAP-1, जिसने भारतीय रेलवेज को रफ्तार की नई दिशा दे दी। इन नए इंजनों ने परीक्षण के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें केवल 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इन इंजनों के सफल होते ही हावड़ा राजधानी से WDM-4 लोकोमोटिव को हटाकर WAP-1 लोकोमोटिव को लगा दिया गया, लेकिन भारतीय रेलवे के संशोधन यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने इस नए बने लोकोमोटिव में भी नए बदलाव किए और इसकी बोगी को बदलकर इसमें फ्लेक्सिकॉइल मार्क 2 बोगी लगा दी। पुरानी फ्लेक्सिकॉइल मार्क 1 बोगी जहां एक पूरे ब्लॉक को काटकर बनाई जाती थी, वही मार्क 2 बोगी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके बनाई जाती थी और बाद में इन्हें वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिया जाता था। इससे बोगी का वजन हल्का होता था और लोकोमोटिव ज्यादा तेज रफ्तार पर भी चल सकता था। नई बोगी लगाने के बाद जन्मे लोकोमोटिव का नाम था WAP-3, जिसने परीक्षण के दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसकी रफ्तार को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इस नए लोकोमोटिव को उन दिनों नई शुरू हुई शताब्दी एक्सप्रेस में लगाया गया, जहां इसने इस ट्रेन को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींचा। ICF डिब्बों के साथ चलने वाली भारतीय रेलवे की ये अब तक की सबसे तेज ट्रेन है, लेकिन इसकी तेज रफ्तार होने के बावजूद इसमें कई सारी समस्या आने लगी। इंस्पेक्शन के दौरान मार्क 2 बोगी की वेल्डिंग में छोटी छोटी दरारें पाई गई, जो कि इसे एक असुरक्षित लोकोमोटिव बना रही थी और इसी के चलते इस लोकोमोटिव में फिर से मार्क 1 बोगी लगा दी गई और ये WAP-3 लोकोमोटिव फिर से WAP-1 लोकोमोटिव बन गया। WAP-3 लोकोमोटिव भले ही सफल ना हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद इसने भारतीय रेलवे में रफ्तार का नया रिकॉर्ड बना दिया। अब शुरू होता है 1990 का दशक, जब भारत की आबादी बढ़ रही थी और इसी के साथ रेलवे ट्रैक्स पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। ज्यादा भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवेज ने अपनी रेलगाड़ियों में ज्यादा डिब्बे लगा दिए, लेकिन पुराने WAP-1 लोकोमोटिव ज्यादा डिब्बों को खींचने में सक्षम नहीं थे और इसी के कारण अब रेलवे को बिल्कुल नए लोकोमोटिव की तलाश थी, जो कि ज्यादा डिब्बों को खींचने के साथ साथ अच्छा एक्सेलरेशन भी दे पाए। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए RDSO ने 2 लोकोमोटिव डिजाइन किए, जिनमें से एक डीजल और दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाला था। इलेक्ट्रिक इंजन के लिए
आरडीएसओ ने पुराने WAP-1 लोकोमोटिव में हिटाची की HS15250 मॉडल की मोटर लगाई और तैयार कर दिया WAP-4 लोकोमोटिव, जिसने परीक्षण के दौरान 169 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली। दूसरे लोकोमोटिव के लिए आरडीएसओ ने एल्को के WDM-3 लोकोमोटिव में कई बदलाव किए, जैसे लोकोमोटिव की दोनों तरफ कैबिन बनाना और लोकोमोटिव को स्ट्रीमलाइन कवच से ढकना। इसकी पारंपरिक बोगी की जगह पर फ्लेक्सी कॉइल मार्क 4 बोगी को लगाना और इसी के साथ इसके गियर रेशो में भी बदलाव किया गया। इन सभी परिवर्तनों से तैयार हुए लोकोमोटिव का नाम था WDP-2, जिसे बाद में WDP-3A लोकोमोटिव कहा जाने लगा। इस लोकोमोटिव ने परीक्षण के दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली, जो कि इसे अब तक का सबसे तेज एल्को लोकोमोटिव बना देता है। लेकिन इस लोकोमोटिव में भी कई सारी समस्या आने लगी, जैसे रेडिएटर के पास ही कैबिन होने के कारण इसके कैबिन काफी ज्यादा गर्म हो जाते थे और लोको पायलट्स को लोकोमोटिव चलाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये इतना ज्यादा गर्म हो जाया करता था कि लोको पायलट इसे टोस्टर कहकर पुकारा करते थे। और भी कुछ कारणों के चलते ये लोकोमोटिव ज्यादा सफल नहीं हो पाया। इन दोनों लोकोमोटिव ने भले ही अपने ट्रैक्शन के सबसे तेज लोकोमोटिव होने की उपाधि अपने नाम करी हो, लेकिन भारतीय रेलवेज के पुराने ICF डिब्बे और पुराने रेलवे ट्रैक इन्हें ज्यादा तेज रफ्तार पर चलने की अनुमति नहीं देते थे, जिस कारण से इतने प्रयासों के बावजूद भारत की कोई भी रेलगाड़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार नहीं कर पा रही थी। आरडीएसओ ने फिर से परीक्षण करने की सोची और WAP-4 से WAP-6 बनाने की कोशिश की, जो कि सफल नहीं हो पाया। और यहाँ से रेलवे को समझ आ चुका था कि अब पुरानी मशीनों को और अधिक मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और अब रेलवे को बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और मशीनों की आवश्यकता थी। इससे पहले के लोकोमोटिव्स में डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन रेलवे अब यह जान चुकी थी कि डीसी मोटर्स भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है और अब रेलवे AC मोटर के लोकोमोटिव की तलाश में थी। और उनकी एक खोज साल 1995 में जाकर पूरी हुई, जब स्विट्जरलैंड की ABB कंपनी से भारतीय रेलवेज ने एक लोकोमोटिव खरीदा, जिसका नाम था WAP-5। ये लोकोमोटिव बोबो व्हील अरेंजमेंट के साथ आया था, जिसका वजन मात्र 78 टन था, जो कि इसे पिछले लोकोमोटिव से भार में काफी हल्का बनाता है। इसके अलावा इसमें डिस्क ब्रेक्स और माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल जैसे कई आधुनिक फीचर्स भी दिए गए थे। इस लोकोमोटिव ने ट्रायल्स के दौरान 184 किलोमीटर प्रति घंटे की हैरतअंगेज रफ्तार हासिल कर ली, जो कि इसे भारतीय रेलवेज का अब तक का सबसे तेज लोकोमोटिव बना देता है। साल 2001 में EMD ने फिर से भारत में वापसी की और भारत को WDP-4 लोकोमोटिव दिया। इस आधुनिक लोकोमोटिव में 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और AC ट्रैक्शन मोटर के साथ साथ बो का व्हील अरेंजमेंट भी देखने को मिला, जो कि एक डीजल इंजन के लिहाज से काफी आधुनिक फीचर्स थे। इस लोकोमोटिव को कोंकण रेलवेज पर टेस्ट किया गया, जहां इसने 165 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार को छुआ। कुछ समय बाद गाजियाबाद टुंडला सेक्शन पर इस लोकोमोटिव का दोबारा से परीक्षण किया गया, जहां इसने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार छूकर दिखाई, जो कि इसे भारत का अब तक का सबसे तेज डीजल लोकोमोटिव बना देता है। इसी साल भारतीय रेलवेज में एक और बड़ा बदलाव देखा गया, जब जर्मनी से आए नए LHB डिब्बों ने भारतीय रेलवेज में कदम रखा। ये नए डिब्बे वजन में हल्के और ICF कोच की तुलना में काफी मजबूत हुआ करते थे। इसके अलावा CBC कपलिंग, डिस्क ब्रेक्स और 2 स्टेज सस्पेंशन जैसे कई आधुनिक फीचर्स से लैस थे, जो कि इन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने की अनुमति देता था। अब भारतीय रेलवेज के पास आधुनिक डिब्बे और आधुनिक लोकोमोटिव दोनों ही मौजूद थे और अब रेल पटरियों की सुधरती हालत ने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की अनुमति भी दे दी। साल 2006 में भोपाल शताब्दी में LHB डिब्बे और WAP-5 लोकोमोटिव को एक साथ लगाया गया, जिससे इस ट्रेन ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली और इस नए रिकॉर्ड तक पहुंचने में रेलवेज को 23 वर्षों का समय लग गया। LHB कोच और WAP-5 का ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा सफल साबित हुआ कि सभी तेज रफ्तार रेलगाड़ियों में यही कॉम्बिनेशन नजर आने लगा। इलेक्ट्रिक रूट पर WAP-5 और नॉन इलेक्ट्रिक रूट पर WDP-4 लोकोमोटिव रफ्तार का नया चेहरा बन चुके थे। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए साल 2016 में रेलवे ने गतिमान एक्सप्रेस को शुरू किया, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू गई और वर्तमान समय की भारतीय रेलवेज अपने इसी रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास कर रही है। आज रेलवे फिर से उसी स्थिति में खड़ा है जब ये 1990 के दशक में हुआ करता था। हमारे पास वंदे भारत जैसी आधुनिक रेलगाड़ी तो है, जो कि वर्तमान के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकती है, लेकिन पटरियों की वर्तमान स्थिति और ट्रैक के किनारे तारबंदी नहीं होने के कारण हमारी
कि रेलगाड़ियां वर्तमान समय की रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हमारे रेलवे के इंजीनियर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी हम इस रफ्तार को भी पार कर लेंगे। इसी आशा के साथ समाप्त करते हैं आज के वीडियो को। आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के रेलवे से जुड़े और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।